Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the properties of electric field lines यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत वैद्युत क्षेत्र से संबंधित। तो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसका मतलब यह है कि धनात्मक आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहिर्मुखी, इसका मतलब बाहर की ओर, और अनंत तक होती है। ठीक है ना, यानी धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहिर्मुखी अर्थात बाहर की ओर होगी। ठीक है, ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत से अंदर की ओर होगी। ओके, अंतर्मुखी होती है ये। ओके, तो ध्यान रखिएगा, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहिर्मुखी अर्थात बाहर की ओर, तथा ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंतर्मुखी अर्थात अंदर की ओर होगी। आप दोनों ही आवेश अगर एक साथ रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, +q -q, इस तरीके से, तो ये क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से दर्शाई जाती हैं। देखिएगा, इसके लिए धनात्मक आवेश के लिए बहिर्मुखी दिख रहे हैं, बाहर की ओर जाती हुई दिख रहे हैं, और ऋणात्मक आवेश के लिए ये अंदर का काम कर रही हैं। तो इस तरीके से होंगी, लेकिन ये वक्र में नहीं होती, ये सीधी सरल रेखा के फॉर्म में होती हैं। ओके, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र की होती हैं। ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र की होती हैं, बंद वक्र की नहीं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बहिर्मुखी अनंत की ओर होती हैं, या ऋणात्मक आवेश के कारण अनंत से अंतर्मुखी अर्थात अंदर की ओर होती हैं, या दो आवेश अगर इस तरीके से मौजूद हैं तो इनमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दर्शाई जाएंगी। अर्थात यहाँ पर हम ये बात कहना चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुले वक्र की होती हैं। क्लियर, ये बंद वक्र की नहीं होती। और ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी बिंदु पर किसी आवेश पर खींची गई स्पर्शी उसमें वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल की दिशा को दर्शाता है। तो दोनों की दिशा समान ही होती है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि अगर वो काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती या नहीं काटती। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों? तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं हो जाती, जो कि असंभव है। तो इस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश राशि थी उसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बताया गया। आइए अब डिस्कस करते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी निकाय में आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर आवेशों का एक निकाय है। मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है Q1, ये आवेश है Q2,
एक ये है Q3, एक ये है Q4। कितने भी आवेश हो सकते हैं, हमने अभी फिलहाल 4 आवेश माने हैं और ये 4 आवेशों का कोई एक निकाय है। इन सभी आवेशों के कारण हम किसी P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ये E1 हो गया, A B C D। B के कारण मान लेते हैं E2 हो गया, C के कारण E3 हो गया और D के कारण E4 हो गया। तो इन सब का परिणामी होगा, मान लेते हैं वो E रिजल्ट होगा। ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, मान लेते हैं इनकी दूरी जो होगी R1P, R2P, R3P और ये R4P, ये होगी। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता E रिजल्ट उन सभी आवेशों के कारण प्राप्त वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होती है। यानी इन आवेशों के कारण जो तीव्रताएं हैं E1, E2, E3, E4, इन सब का सदिश योग इसकी परिणामी तीव्रता होगी। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के कारण प्राप्त किसी अन्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E रिजल्ट उन अलग अलग आवेशों के द्वारा प्राप्त वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होती है। तो अब देखते हैं कि ये E1, E2, E3, E4 के मान क्या होंगे, जहां E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P कैप ये स्क्वायर। इसी तरीके से E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर। ये देखिएगा, हमने दिशा के लिए यूनिट वेक्टर दर्शा रखा है। ओके, तो इसी तरीके से सारे मान होंगे। तो देखिएगा, समीकरण 1 में अगर E1, E2, E3 के सारे मान रखें तो E रिजल्ट आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबसे कॉमन Q1 अपॉन R1P स्क्वायर और R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप प्लस Q3 अपॉन R3P स्क्वायर R3P कैप और Q4 अपॉन R4P स्क्वायर R4P कैप। ये आ जाएगा। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I = 1 से लेके I = 4 तक, 4 तक हैं, QI अपॉन RIP होल स्क्वायर RIP कैप। देखिएगा, अगर हम I की जगह 1 रखते हैं तो पहला पद मिल जाएगा, I की जगह 2 रखते हैं तो दूसरा पद, 3 रखते हैं तो तीसरा पद और 4 रखते हैं तो चौथा पद आ जाएगा। तो ये तीव्रता का व्यापक मान आ गया। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर निकाय में 4 आवेश Q1, Q2, Q3, Q4 रखे हैं, जिनकी बिंदु P से दूरियां R1P, R2P, R3P और R4P हैं। इन सबके कारण प्राप्त वैद्युत क्षेत्र E1, E2, E3, E4 हैं, जिनका परिणामी E रिजल्ट है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत से किसी भी बिंदु पर निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों के कारण प्राप्त परिणामी वैद्युत क्षेत्र उन अलग अलग आवेशों से प्राप्त वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होती है। ठीक, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो हमने E1, E2, E3, E4 के मान क्रमबद्ध निकाल देंगे और सारे मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसका व्यापक रूप हमने ये लिया क्योंकि 1 से लेकर 4 तक आवेश हैं। अगर यही आवेश n आवेश उपस्थित होते हैं, यदि n आवेश उपस्थित हों तो यही बन जाएगा। देखिएगा, E रिजल्ट का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I = 1 से लेके
आई इक्वल टू एन क्यू आई अपॉन आर आई पी होल स्क्वायर आर आई पी कैप, तब ये रूप में होगा। तो इस तरीके से हम इनका व्यापक मान ज्ञात कर सकते हैं।